गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम मनीषा अग्रवाल, आपकी मैथमेटिक्स लेक्चरर। जैसे कि हमने बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए मैथमेटिक्स की बुक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करी हुई है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस समेशन, कॉम्प्लेक्स में समेशन। इसमें हमने क्या क्या देखा है, इसके हम कई लेक्चर लगा चुके हैं। जैसे कि हमने देखा है कॉम्प्लेक्स नंबर समेशन संख्या क्या होती है, वो होते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म के, x प्लस आयोटा वाई, जहाँ पर x क्या होता है रियल नंबर एंड y भी रियल नंबर। अब हमने z देखा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद हमने देखा था इनके फॉर्म होते हैं r e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं, या इसको हम कार्टेशियन प्लेन में ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा संयुग्मी z का कॉन्जुगेट, उसको कैसे लिखते हैं, x को आयोटा को रिप्लेस करेंगे माइनस आयोटा से, x माइनस आयोटा y, ये होगा हमारा z कॉन्जुगेट। उसके बाद हमने देखा था मापांक, समेशन संख्या का मापांक, उसको हमने क्या देखा था, मॉड्यूलस ऑफ z, समेशन संख्या का मापांक, ये हमने देखा था कल। इसमें क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ z को हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की रूट। अब z क्या था हमारा, x प्लस आयोटा वाई, या हमें पता है x क्या होता है रियल पार्ट ऑफ z, उसको हम लिख सकते हैं रियल ऑफ z की होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी ऑफ z की होल स्क्वायर, उसकी रूट। ये हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ z की वैल्यू कितनी आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की रूट। अगर हम कहें कि मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा आ गया मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने देखा था एग्जाम्पल भी, x को अगर z को हमने लिया था 3 प्लस आयोटा, तो मोड ऑफ z कितना होगा 3 स्क्वायर 9, आयोटा का कोफिशिएंट 1 मीन्स 9 प्लस 1 रूट 10, मॉड्यूलस ऑफ z कितना होगा रूट 10। हमने समेशन संख्या का मापांक देखा था। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे। जैसे हमने कॉन्जुगेट के लिए कई प्रॉपर्टीज़ की थी, उसमें इंपॉर्टेंस जैसे हमने देखा था z प्लस z बार किसके इक्वल होता है, 2 रियल पार्ट ऑफ z एंड z माइनस z बार 2 आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ऐसी हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी कॉन्जुगेट के लिए, वैसे ही अब हम मॉड्यूलस के लिए प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ किसकी प्रॉपर्टीज़, मापांक मॉड्यूलस की। इसमें हमें क्या पता चलता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, एक रियल नंबर, एंड साथ में मॉड्यूलस ऑफ z होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों, मॉड्यूलस ऑफ z की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की रूट। अब हमें पता है x क्या है हमारा रियल नंबर, क्योंकि x प्लस आयोटा वाई, x भी रियल नंबर एंड हमारा y भी रियल नंबर। अगर कोई रियल नंबर है, जैसे कि 3 लिया उसकी स्क्वायर 9, ये भी रियल नंबर। अगर 2 लिया उसकी स्क्वायर 4, ये रियल, कोई रियल नंबर की स्क्वायर करने पर भी रियल नंबर आएगी, और उन दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमारे पास रियल नंबर ही आएगा, और उसका रूट करेंगे तो भी हमारे पास रियल नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, हम ये नहीं कह रहे कि हर एक रियल नंबर का रूट रियल नंबर होगा, हम ये कह रहे हैं कि x की स्क्वायर करी मतलब पॉजिटिव नंबर, y स्क्वायर करी तो भी पॉजिटिव नंबर। अगर दो पॉजिटिव मतलब धनात्मक संख्याओं को योग करेंगे, ऐड करेंगे, तो भी एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। अब हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव नंबर का रूट हमेशा रियल नंबर ही आएगा, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर का रूट हमेशा रियल ही होगा। जैसे कि हम आप कहोगे कि हम तो कहा था कि कोई भी
नंबर का रूट रियल जरूरी नहीं है। हमने लिया था -1, उसका रूट आयोटा, ये क्या था हमारा कॉम्प्लेक्स, बट ये क्या हमारा पॉजिटिव रियल नंबर है? नहीं, ये तो हमारा नेगेटिव रियल नंबर है। बट यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? पॉजिटिव रियल नंबर। किसी की स्क्वायर करने पे भी पॉजिटिव, ऐड करने पर भी पॉजिटिव, मतलब अल्टीमेटली ये रहेगा तो पॉजिटिव रियल नंबर ही, उसकी रूट भी क्या होगी? रियल नंबर ही। और हमें पता है मॉड्यूलस को हम डिफाइन क्या कर रहे हैं, ये भी 0 से स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये भी हमेशा पॉजिटिव, और उसकी रूट भी हमेशा हम पॉजिटिव ही लिखते हैं उसको। या 0 भी लिख सकते हैं। 0 किस केस में? अगर x और y दोनों क्या हो? 0। x 0 y 0, तो x² + y² 0, तो उनकी रूट भी 0, तब हम 0 कह सकते हैं। अदरवाइज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखेंगे हम इसको। ओके, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी मॉड्यूलस ऑफ z की। सेकंड प्रॉपर्टी में हम देख सकते हैं कि जो हमारा मॉड्यूलस ऑफ z होगा वो होगा माइनस मॉड्यूलस ऑफ z के इक्वल मॉड्यूलस ऑफ z बार के मॉड्यूलस ऑफ z आयोटा के। क्यों? जैसे कि मॉड्यूलस ऑफ z की वैल्यू, मॉड्यूलस ऑफ z देखना है हमें, क्या होगा मॉड्यूलस ऑफ z हमारा? x² + y² की रूट। डन है, ये तो हमें मापांक मॉड्यूलस की डेफिनेशन से पता है। सेकंड हमें देखना है माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z। z क्या था हमारा? x + आयोटा y, तो z बार क्या, सॉरी माइनस z कितना हो जाएगा? -x माइनस आयोटा y, माइनस से मल्टीप्लाई। हमें क्या करना है? मॉड्यूलस ऑफ -z का मॉड्यूलस क्या करना होता है? जो रियल पार्ट था उसका स्क्वायर, -x रियल पार्ट उसका होल स्क्वायर, प्लस y जो आयोटा का कोफिशिएंट था, आयोटा का कोफिशिएंट -y का होल स्क्वायर उसकी रूट। यही करना होता है हमें मॉड्यूलस की डेफिनेशन में। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, रियल पार्ट -x, इमेजिनरी -y उनका होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं x की स्क्वायर, क्योंकि -x की होल स्क्वायर करें या x की होल स्क्वायर एक ही बात है, x की होल स्क्वायर प्लस y की होल स्क्वायर की रूट। ये और ये इक्वल आ गए हमारे पास, हमने देख लिया ये भी और ये इक्वल हैं। थर्ड मॉड्यूलस ऑफ z बार। अब z की वैल्यू ये है, z कॉन्जुगेट क्या होगा इसमें? z ये है तो z कॉन्जुगेट x, आयोटा को रिप्लेस करते हैं माइनस आयोटा, ये z कॉन्जुगेट। अब अगेन इसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं? मॉड्यूलस, रियल पार्ट की होल स्क्वायर x की स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट क्या? -y। इमेजनरी पार्ट होता क्या है? जो आयोटा का कोफिशिएंट होता है उसको हम कहेंगे इमेजनरी पार्ट। यहाँ इमेजनरी पार्ट क्या हुआ? -y प्लस -y की होल स्क्वायर, फिर रूट क्या आया? ये x² + y² की रूट। अब ये भी किसके, तीनों आपस में इक्वल हो गए। अब फोर्थ देखते हैं हम z आयोटा। z आयोटा में हम क्या करते हैं? जैसे कि z को मल्टीप्लाई करना है आयोटा, इसको आयोटा से, x को जैसे कि x + आयोटा y को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से, क्या आएगा? x को मल्टीप्लाई किया आयोटा से x आयोटा, फिर आयोटा को मल्टीप्लाई किया आयोटा से, आयोटा की स्क्वायर -1 -y, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये। अब अगेन, अब इसको हम ये लिख सकते हैं, मतलब आगे पीछे तो कर ही सकते हैं, -y + x आयोटा। ये हमने क्यों लिखा? ताकि हमें पता हम जनरली क्या करते हैं, रियल पार्ट को ही तो आगे लिखते हैं, रियल पार्ट आगे फिर इमेजनरी पार्ट, इसलिए हमें समझने के लिए हमने ऐसे लिख दिया इसको। एक ही बात तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो -y + x आयोटा। अब रियल पार्ट क्या है?
माइनस वाई की होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा कोएफिशिएंट एक्स की होल स्क्वायर, फिर रूट माइनस वाई की होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर की रूट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सभी की वैल्यू कितनी आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की रूट। इसका मतलब जो हमने कहा था मॉड्यूलस ऑफ जेड किसके इक्वल है, माइनस मॉड्यूलस ऑफ जेड के, और मॉड्यूलस ऑफ जेड बार या जेड कॉन्जुगेट के किस एंड मॉड्यूलस ऑफ जेड आयोटा के, ये आपस में इक्वल होंगे। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम देखें, मॉड्यूलस ऑफ जेड बार किसके इक्वल होता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड बार। ये एक हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। क्यों, क्योंकि इसका हम जनरली यूज़ करते ही हैं। आगे हम जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स में बढ़ेंगे हम इसका प्रॉपर्टी का फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे। अब इस प्रॉपर्टी का मतलब देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी कैसे आई। मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर हमें पता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है, जैसे हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, अब राइट हैंड साइड जेड कॉन्जुगेट, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई, मल्टीप्लाई करना है उसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट की वैल्यू एक्स माइनस आयोटा वाई, जेड कॉन्जुगेट ये अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो एक्स को एक्स के स्क्वायर, एक्स को आयोटा वाई से, मीन्स माइनस आयोटा एक्स वाई, आयोटा वाई को एक्स से, तो आयोटा वाई एक्स, देन प्लस आयोटा वाई को माइनस आयोटा वाई से, प्लस को माइनस से माइनस, आयोटा के स्क्वायर माइनस वन, वाई को वाई से वाई स्क्वायर, क्या आई स्क्वायर ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या एक्स की स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस वाई स्क्वायर। अब हम जैसे कि हमने जेड कॉन्जुगेट को सॉल्व किया तो हमें क्या वैल्यू मिली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से भी क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये और ये आपस में क्या होंगे इक्वल। जो हमारा मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर था वो किसके इक्वल आया, जेड कॉन्जुगेट के। तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये वाली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे हमने ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है, प्रूफ की है, वैसे ही हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। मॉड्यूलस ऑफ Z1 Z2 को हम लिखते हैं मॉड्यूलस ऑफ Z1 डॉट मॉड्यूलस ऑफ Z2। क्या मतलब, पहले कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया फिर उसका मॉड्यूलस किया, या पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस किया मतलब मापांक निकाला फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो बात एक ही होगी, इक्वल ही आएगा। इसको भी अगर हम प्रूफ करना चाहें तो वैसे ही कर सकते हैं कि Z1 को लिखा x1 प्लस आयोटा y1, Z2 को लिखा x2 प्लस आयोटा y2, पहले उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका मॉड्यूलस लगाएंगे, या फिर ये वाला पार्ट लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हम यहाँ नहीं कर रहे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा इजी पे फोकस करिए एक बार कि हमें समझ आ जाए। अभी हमें स्टार्टिंग है तो हम समझने पे फोकस कर रहे हैं। एक बार कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होंगी तो हमारा वैसे ही मन नहीं करेगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन में होगा बस, बाकी कोई बात नहीं, एक सेम ही है, बस कैलकुलेशन प्रूफ है, कैलकुलेटिव है। अब वैसे ही जैसे मल्टीप्लाई के लिए किया वैसे ही हम डिवाइड के लिए मॉड्यूलस ऑफ Z1 डिवाइड Z2 को हम क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ Z1 डिवाइड मॉड्यूलस ऑफ Z2 वेयर Z2 नॉन जीरो। क्यों, क्योंकि अगर Z2 ही जीरो होता अपॉन में जीरो, इसका कोई डिफाइन होता है, ये तो डिफाइन ही नहीं होती, इसलिए हम Z2 को नॉन जीरो लेके चलते हैं। नॉन जीरो का मतलब या तो इमेजनरी पार्ट नॉन जीरो हो सकता है या रियल पार्ट नॉन जीरो। नेक्स्ट हम देखते हैं 6th प्रॉपर्टी होगी हमारी
मोड ऑफ जेड रेज टू पावर एन को हम लिख सकते हैं मोड ऑफ जेड रेज टू पावर एन। इसको भी हम वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं अगर हम देखना चाहें जनरल वे में। एन नेचुरल नंबर, एन को हमने लिया 1 मॉड्यूलस ऑफ जेड, और अगर इधर भी 1 किया तो भी मॉड्यूलस ऑफ जेड इक्वल एन को लिया 2 जेड स्क्वायर की मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल आएंगे। कैसे? जैसे कि जेड को हमने लिया एक्स प्लस आयोटा वाई, इसकी होल स्क्वायर करनी है, उसके बाद उसका मॉड्यूलस होल स्क्वायर। ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसकी मॉड्यूलस करना है। अब ये क्या आया एक्स स्क्वायर आयोटा की स्क्वायर -1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आयोटा। मॉड्यूलस में क्या रियल पार्ट ऑफ जेड की होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड की होल स्क्वायर 2xy की होल स्क्वायर उसकी रूट। इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये और इसको सॉल्व करने पे हम ये लिखते हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर, उसके ऊपर क्या था रूट, तो क्या आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर क्या था, यही था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब ये भी n = 2 के लिए भी ट्रू है, वैसे ही आगे सभी n के लिए ट्रू होगा ये। तो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी भी हो गई। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है अगर मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर 1 है तो z = 1 डिवाइड्स जेड कॉन्जुगेट। क्या ये भी ट्रू होगा? या ये लिख लो या लिख लो कि जेड कॉन्जुगेट = 1 डिवाइड्स जेड, एक ही बात है। क्योंकि क्या होता हम ए बी = 1 है तो b = 1 डिवाइड से लिख लें, या a = 1 डिवाइड्स b, एक ही बात होती है ना वो। वैसे ये है, क्यों ये एक एग्जाम्पल क्यों लिया मैंने, जैसे कि माना मॉड्यूलस ऑफ जेड कितना है 1। अगर मॉड्यूलस ऑफ जेड ही 1 है तो मॉड्यूलस ऑफ जेड की होल स्क्वायर भी क्या होगा 1। मॉड्यूलस ऑफ जेड की होल स्क्वायर क्या था जेड बार, जेड बार = 1। ये आ गई ना प्रॉपर्टी, यहाँ पे ही यूज़, इसका हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे इस प्रॉपर्टी का। जेड बार 1 आ गया। अब हम लिख सकते हैं या तो जेड बार = 1 डिवाइड्स जेड, या हम लिख सकते हैं जेड = 1 डिवाइड्स जेड बार। हो गया। ये साइन का मतलब समझते हो ना, रिवर्स इम्प्लाइज, मतलब अगर ये ट्रू है तो ये हो गई कंडीशन, और अगर ये है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। हमने क्या किया, ये कंडीशन गिवन है तब ये कंडीशन निकाल ली, और अगर ये कंडीशन गिवन होती तो जैसे हमें गिवन होता जेड बार = 1 डिवाइड्स जेड, इसको हम लिख सकते हैं जेड बार = 1। जेड बार क्या था मॉड्यूलस ऑफ जेड की होल स्क्वायर = 1। तो हो गया ये मॉड्यूलस ऑफ जेड = 1। अब आप कहोगे कि क्यों -1 भी हो सकता है, जैसे कि कोई भी नंबर है a² = 1 होता है तो हम उसका रूट करते हैं +-1 करते हैं, डन, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा +-1, बट हम माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने क्या देखा था जो मॉड्यूलस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉड्यूलस ऑफ जेड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम क्या लेंगे मॉड्यूलस ऑफ जेड की वैल्यू 1। आगे समझ क्यों, क्योंकि हम माइनस हमें नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे देख के आए थे पॉजिटिव नंबर की रूट करने पे हमें पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगा, वही हमने ये देखा है। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये लेके चले थे तब ये प्रूफ हो गया। और अगर हम ये कंडीशन लेके चले हैं तो हमने
ये कंडीशन प्रूव कर दी। सो हमने यहाँ ये 7 कंडीशंस देखी है। इसमें हमने सभी मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज देखी है कि मॉड्यूलस ऑफ जेड रियल नंबर होता है, सेकंड एंड नॉन जीरो नंबर, सॉरी नॉन नेगेटिव नंबर होता है। नॉन जीरो नहीं बोल सकते, जीरो तो हो सकता है, जब एक्स और वाई दोनों की वैल्यू जीरो हो गई तब जीरो तो हो जाएगा। सेकंड, थर्ड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टीज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे हम इनका फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, कोई एग्जांपल्स करने में या कुछ कोई और थ्योरम प्रूफ करने में, इसलिए हम इन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज समझ आ गई हो। नेक्स्ट हम आगे प्रॉपर्टीज देखते हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज। ट्राइंगल इनइक्वालिटीज में हमें क्या करना होता है, मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। कैसे, अभी हम देखते हैं। ट्राइंगल इनइक्वालिटीज या त्रिभुज असमिकाएं। त्रिभुज असमिकाएं। ये देखते हैं हम प्रॉपर्टीज, हमने जैसे रियल नंबर के लिए भी करी है, हम करते हैं ना x1 प्लस x2 किससे लेस देन होता है, x1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x2। रियल नंबर होते हैं, वैसे ही हम इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन होता है मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 से। ये प्रॉपर्टी आई कैसे, कई बार ये आपके एग्जाम में भी पूछ लेते होते हैं, तो इसके लिए हमें पहले हम दिखते हैं, इसको लेके चलते हैं, हमें ये दिखाएंगे। हमने लिया मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 की होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि अभी हम करके आए थे एक प्रॉपर्टी मॉड्यूलस Z स्क्वायर किसके इक्वल होता है, Z बार के। वैसे ही अगर हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के मल्टीप्लाई के इक्वल, गुना के इक्वल होगा। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z1 प्लस Z2, तो ये भी क्या होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 एंड उसके कॉन्जुगेट के मल्टीप्लाई Z1 प्लस Z2 के कॉन्जुगेट। अब हम लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 डॉट Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। क्यों, क्योंकि हमने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ में ये देखा था कि Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट को हम क्या लिखते हैं, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी हम देख के आए थे। अब वही आपस में मल्टीप्लाई किया, Z1 को Z1 कॉन्जुगेट से, फिर Z1 को Z2 कॉन्जुगेट से, फिर Z2 को Z1 कॉन्जुगेट से एंड Z2 को Z2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये वही कंडीशन, Z बार को क्या लिखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ Z स्क्वायर, मतलब Z1 Z2 की कंजुगेट, Z1 कंजुगेट क्या आ गया हमारे पास, मॉड्यूलस ऑफ Z स्क्वायर। वैसे ही Z2 कॉन्जुगेट को क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ Z2 स्क्वायर। आगे पीछे लिखने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 + 3 + 5 या 2 + 5 + 3 एक ही बात है। चाहे रियल नंबर के लिए करें, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी एक ही बात है। ये टर्म होगी हमारी, ये टर्म होगी, बच्ची कौन सी, ये और ये। Z1 Z2 को कॉन्जुगेट को हम लिख सकते हैं ये
और अब इस टर्म को हम देखना चाहें तो जैसे कि हमने देखा क्या टर्म है हमारी Z2 Z1 कॉन्जुगेट, ये लिखी है, इसको हम ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज में ये भी देखा था कि Z1 Z2 कॉन्जुगेट को क्या लिखते हैं, Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट। अगर हमने इसको हटा दो, ये हमने लिया, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट की कॉन्जुगेट। अब हमने ये भी देखा था कोई नंबर लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या, उसका कॉन्जुगेट एक बार किया, उसका अगेन कॉन्जुगेट किया तो क्या आएगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं, इसको एज इट इज लिख दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, उसका एक बार फिर अगेन कॉन्जुगेट तो क्या आ गया Z2। तो ये और ये इक्वल हो गए। आगे पीछे लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे हैं हम। Z2 Z1 कॉन्जुगेट लिख लो या Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 लिख लो, एक ही बात है। तो हमने क्या देखा कि Z2 डॉट Z1 कॉन्जुगेट को क्या लिख सकते हैं, Z1 डॉट Z2 कॉन्जुगेट की कॉन्जुगेट। Z2 डॉट Z1 कॉन्जुगेट को लिख सकते हैं Z1 डॉट Z2 कॉन्जुगेट की होल कॉन्जुगेट। तो इसी से हम यहाँ पर लिखते हैं Z2 डॉट Z1 कॉन्जुगेट को क्या लिखेंगे हम, Z2 डॉट Z1 कॉन्जुगेट को लिखेंगे Z1 डॉट Z2 कॉन्जुगेट की होल कॉन्जुगेट। ये हम देख के आए हैं, लिख सकते हैं। अब इसको एज इट इज लिख दिया एंड इसको भी एज इट इज लिख दिया। अब देखिए ये और ये टर्म में क्या, अभी हम एक और प्रॉपर्टीज देख के आए थे, ये सारी हम पहले जो प्रॉपर्टीज देख के आए ना उनका ही यूज़ किया है इनमें, जो हमने Z कॉन्जुगेट के लिए देखी थी या वही प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी और देखी थी हमने, क्या कि Z प्लस Z कॉन्जुगेट को हम लिखते हैं टू रियल पार्ट ऑफ Z। देखी थी ये प्रॉपर्टी, वही ये प्रॉपर्टी है Z प्लस Z कॉन्जुगेट। तो ये कितनी आ गई, Z प्लस Z कॉन्जुगेट। Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आया, Z1 डॉट Z2 कॉन्जुगेट। ये एक हो गया, उसके बाद उसकी कॉन्जुगेट, तो इसका मतलब टू रियल पार्ट ऑफ Z। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर था Z प्लस Z कॉन्जुगेट को हम लिखते हैं टू रियल पार्ट ऑफ Z। एक कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारा ये, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर यही, उसकी कॉन्जुगेट की, Z1 Z2 की कॉन्जुगेट की हमने। जैसे कि ये था तो इससे हम ये लिख सकते हैं ना, Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z फिर उसकी कॉन्जुगेट क्या आएगी, टू रियल पार्ट ऑफ Z। अब Z क्या था हमारा, Z1 डॉट Z2 की कॉन्जुगेट। ये था, इसका मतलब इस टर्म को हम ये लिख सकते हैं। वही हमारी ये टर्म है, ये टर्म को हम क्या लिखेंगे, टू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। डन। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, हम देखेंगे कि जो हमारा मॉड्यूलस ऑफ Z था वो किस, एक चीज़ देखिए, मॉड्यूलस ऑफ Z क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की रूट। ये किससे बड़ा होगा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर की रूट से, क्योंकि इसके अंदर तो हम ऐड ही कर रहे हैं कुछ भी। अब किसी नंबर की स्क्वायर की रूट करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, वही x के इक्वल ही। और हमारा x क्या था, रियल पार्ट ऑफ Z। तो मतलब हमें क्या पता चला
जो हमारा मॉड्यूलस ऑफ जेड था किससे बड़ा हो गया, रियल पार्ट ऑफ जेड से। डन, मॉड्यूलस ऑफ जेड बड़ा हो गया, इससे हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर बड़ा हो गया। इसके बजाय हम ये लिख सकते, सॉरी, जैसे कि ये इससे बड़ा है तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, जो रियल पार्ट ऑफ जेड था वो लेस देन हो गया मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर से। तो लेस देन साइन आ गया यहाँ पर। अब हम लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ जेड, सॉरी Z1 Z2 बार। डन। अब ये क्या हो गया, a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही। तो इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 की होल स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया हो। बाकी आप इसको रिवाइज कर लेना, समझ लेना हर एक स्टेप को, तो और क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।